हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज की वीडियो में हम एक चीज़ ये समझेंगे जो काफ़ी लोगों का डाउट भी रहता है। और ये हमारा एज ए ट्रेडर हमें इस चीज़ पर काम भी करना चाहिए। वो क्या होता है कि हम स्टॉक मार्केट में अपना जो एनुअलाइज गेन होता है, अपनी CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस चीज को हम आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को सीख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे, एक तो ये जो वीडियो है किसी भी तरह की स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ओनली एग्जाम्पल के तौर पर हम ये स्टॉक का चार्ट पैटर्न यहाँ पे ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न हम देखते हैं, वो क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैं काफी वीडियो में बताता हूँ कि जब भी हम रेसिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो वहां पे जो नेक लाइन होती है उससे ऊपर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अब ये हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे एक नेक लाइन। अब जो लोग चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं तो वो यहाँ पे क्लियरली एक चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक ये ब्यूटीफुल सा लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक लंबा सा हेड फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे एक अनदर शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे एक दोबारा से अनदर शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे हम देखें तो ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना है। यहाँ पे ये बना है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न, कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये कौन सा है, ये यहाँ पे ये है लेफ्ट शोल्डर, और ये है हमारा यहाँ पे हेड। और ये कौन सा है, ये राइट शोल्डर, हम RS बोलते हैं राइट शोल्डर इसको, और ये LS लेफ्ट शोल्डर। ओके। और एक और यहाँ पे राइट शोल्डर यहाँ पे दो बने हैं। कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न या कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न उसे बोलते हैं जब हैंडल होते हैं वो एक से ज्यादा बने। अब RHS पैटर्न में कॉम्प्लेक्स, अगर RHS पैटर्न की बात करें यहाँ पे तो वो जो शोल्डर हैं वो लेफ्ट साइड में भी ज्यादा हो सकते हैं या फिर वो राइट साइड में भी ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड में तो एक ही हो और राइट साइड में दो हो। नहीं, ये हो सकता है कि लेफ्ट साइड में दो हो और राइट साइड में ओनली एक हो, है ना। लेकिन कप विद हैंडल पैटर्न में ये हमेशा राइट साइड में ही बनेंगे। ओके। अब इसको समझते हैं हम। अब एक बार मैं थोड़ा सा ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ सारी, ताकि हम चार्ट को आराम से यहाँ पे समझ सकें। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ब्यूटीफुल सा कॉम्प्लेक्स RHS पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर। अब हम यहाँ पे ट्रेड कर कैसे सकते हैं, हमारी CAGR बढ़ा कैसे सकते हैं, उस चीज को समझेंगे हम आज की वीडियो में, है ना। तो ये यहाँ पे जैसे ही है लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन होता है, इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा जब चार्ट पैटर्न एनालाइज करेंगे तो वहां पे ये चीज आपको समझने में आएगी। ये लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, ये स्टॉक ऐसे चलता है जैसे राउंडिंग पैटर्न में। राउंडिंग पैटर्न में स्टॉक ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद छोटे छोटे कैंडल्स के साथ स्टॉक लगातार चलता गया।
जब हम एनालाइज करते हैं और हमें ये पता लग जाता है कि ऑलरेडी लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन हो चुका है और हम कंपनी के बिजनेस को अच्छे से जानते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को हम अच्छे से देख चुके होते हैं, हमें ये पता होता है कि ये बिजनेस है, ये लगातार ग्रो करेगा, तो वहां पे हमारा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है? जैसे ये वाला सिनारियो है, यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ से एक राउंडिंग शेप में ऊपर चलना स्टार्ट किया था, है ना? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लगे हुए हैं तो यहाँ पे ये जो रेंज है, यहाँ पे हम इस ट्रेड को पकड़ सकते हैं, या मान लो हम यहाँ पे नहीं पकड़ पाए और जैसे ये इसने ऐसे ये सेकंड वाला जो है, जो राइट साइड का शोल्डर है फॉर्मेशन, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हम इसको कंफर्म रूप से पकड़ सकते हैं। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। अब मान लो यहाँ पे कहीं ये जो सेकंड वाला सर्किल है, यहाँ पे कहीं हमने इसको कैच कर लिया, है ना? यहाँ पे हमने ट्रेड ले ली मान लो। अब हम सबसे पहले टारगेट निकाल लेते हैं कि हमारे टारगेट होंगे क्या। तो टारगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे जो हेड है उसकी डेप्थ को नेक लाइन तक ड्रॉ करेंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, उठा के नेक लाइन के ऊपर। तो ये हमारा टारगेट निकल के आता है नेक लाइन से ऊपर 41.76%। अब थोड़ा सा हम चीजों को अज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ कहीं पे हमने, चलो यहाँ पे मान लेते हैं 212 रुपए के आसपास हमने यहाँ पे बाई कर लिया और ये हमारा टारगेट निकल के आता है कितना, लगभग 60% का हमारा टारगेट निकल के आता है, जहां पे हमने बाय किया था 212 13 रुपए से 339 तक, ये हमारा टारगेट निकल के आता है लगभग 59 या 60%। अब जो CAGR बढ़ाना है, हमें हमें एनुअल रिटर्न बढ़ाना है, वो कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। अब ये फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, अब ये थोड़ा सा मैं चार्ट को एक बार दोबारा बड़ा कर लेता हूँ, है ना? अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा दोबारा यहाँ पे बन गया, है ना? जो एक मिनट, हाँ, जो रेड कलर का हमें दिखा रहा है ये वाला यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे हमें इसने ब्रेकआउट भी दे दिया एक ग्रीन कैंडल के साथ, यहाँ पे कितने तारीख को, 23 अक्टूबर 2025 को। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है वो दी इसने 24 अक्टूबर 2025 को। ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल कौन सी होती है, पहले तो इस चीज को समझते हैं। ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए और जो क्लोजिंग है वो हमेशा नेक लाइन से ऊपर होनी चाहिए। फिर जो कंफर्मेशन कैंडल होती है वो कैसी होती है, उसके ओपन लो हाई क्लोज इन रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रेकआउट कैंडल। जो कंफर्मेशन कैंडल होती है इसके ओपन क्लोज लो हाई जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है उसकी तुलना में ऊपर होनी चाहिए, रिस्पेक्टिवली ऊपर होनी चाहिए। तो उस चीज को हम ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो 24 तारीख 2025 को, 24 अक्टूबर 2025 को जो कैंडल बनी थी, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल थी। उसके बाद कहीं हमें नेक्स्ट कैंडल में ओपनिंग प्राइस पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब मान लो हम यहाँ पे ये ट्रेड लेते हैं, जो ओपनिंग प्राइस था लगभग कहाँ पर, 273 के आसपास, तो ये हमारा टारगेट कितना निकल के आता, ओनली 24% का। जब हमने मान लो यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी 200 से 215-20 के आसपास, जब हमने ये चीज समझ ली थी कि ऑलरेडी लेफ्ट शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है और हेड फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो चुकी है, और वो भी किस वे में, जब स्टॉक प्राइस नीचे आया था तो राउंडिंग शेप में नीचे आया था और ऊपर गया था, तो वो भी एक राउंडिंग शेप में ऊपर गया था, है ना? वहां पे हमने समझा था इस चीज को, और हमने ये भी समझा था कि कंपनी का बिजनेस क्या है, साथ में हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी अच्छे से समझा था। तो वहां पे हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि
लेफ्ट शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, हेड ऑलरेडी बन चुका है, उसके बाद राइट शोल्डर बनेंगे और ब्रेकआउट कैंडल आएगी, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा लगातार, वहां पे हमें अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पे हम 215 220 के आसपास कहीं ट्रेड लेते हैं, तो ये हमारा रिटर्न होता है कितना, 60% के आसपास। और अगर हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई हम तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेंगे, तो वहां पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हमारे रिटर्न काफी कम हो जाएंगे। तो वहां पे जैसे अगर हम इसमें ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद नेक्स्ट डे ट्रेड लेते तो ये हमारा टारगेट निकल के आता 24%। अब एक पॉइंट जो आपको समझना है, इस चीज को थोड़ा नोट डाउन भी कर लेना, नोटबुक में कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ये चीज आपको लाइफ टाइम पैसा बनाने में आपकी काफी मदद करने वाली है। अब मान लो ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैंडल होगी कितने तारीख को, 24 अक्टूबर 2025 को, और यहाँ पे इससे ऊपर कोई हाई नहीं बना, तो इस चीज को बोलते हैं एक स्विंग हाई। अब मान लो इसके बाद स्टॉक प्राइस लगातार नीचे चलना स्टार्ट हो गया, है ना, तो जब ये स्विंग हाई बनाया था जो इसने ब्रेकआउट के बाद, इससे जब भी स्टॉक प्राइस 11% डाउन आ जाए, है ना, 10 से 11% जब भी डाउन आ जाए, तो वहां पे हम ट्रेड ले लेंगे। एक तो ट्रेड हमने यहाँ पे भी ली थी जैसे, या तो हम यहाँ पे 212.20 जो हमने सर्कल कर रखा है यहाँ पे ली थी, कितने की, अपने पूरे जो पोर्टफोलियो, मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, उसका 2,000 रुपये हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। या फिर हो सकता है हमने यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट डे कैंडल बनी थी, कितने तारीख को, 27 अक्टूबर 2025 को, वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 2,000 रुपये। अब हमारी सेकंड ट्रेड कहाँ पे एक्टिव होगी, जब ये स्विंग हाई से 10%, मैं तो ये कहता हूँ कि 11% लेना चाहिए हमेशा, मान लो 11% जब ये डाउन आ जाए, तो वहां पे हम लेंगे ट्रेड दोबारा कितने रुपए की, 2,000 रुपए की। 1 लाख जो हमारा शुरुआत में जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 2%, यहाँ पे कितना लेंगे हम, 2,000 रुपए की ट्रेड हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, 2,000 रुपए की ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे। उसको निकालेंगे कहाँ पे, जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था, जिस प्राइस से, मान लो इसने 280 का हाई बनाया था और 250 तक नीचे आया, जब ये 11% डाउन आ गया था, तो ये 250 पे बाय करके हम 280 पे सेल कर देंगे। कितने रुपए का माल, 2,000 रुपए का माल। कितनी ट्रेड हमारी एक्टिव है यहाँ पे, थोड़ा एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, या तो हम इसको 1 बोल सकते हैं, या फिर हम इसको 1 बोल सकते हैं। अब ये आप लोगों पर है कि अब कौन सी है, लेकिन सेकंड ट्रेड हमारी होगी ये वाली, है ना, ये होगी हमारी सेकंड ट्रेड। अब मान लो इन सब के बावजूद भी स्टॉक प्राइस और डाउन आ जाता है, जबकि टारगेट, एक जो मेन ट्रेड है वो हमारी चल रही है, जो फर्स्ट वाली ट्रेड है ये होती है मेन ट्रेड, ये हमारी चल रही है। अब सेकंड वाली है, इसको बोलते हैं हम एवरेज ट्रेड, और ये भी चल रही है, पर हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। उसके बाद भी ये मान लो 250 रुपये, यहाँ से स्टॉक प्राइस 10% दोबारा डाउन चला जाता है। ये अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग रहता है, कहीं पे हमारा ये 5% होगा, कहीं पे ये हमारा 10% होगा। तो वो आप अगर चार्ट पैटर्न का जब स्टडी करेंगे अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न के, तो वहां पे ये चीज समझ में आ जाएगी। ये मान लो हमने यहाँ से ये दोबारा 10% डाउन आया, मान लो यहाँ पे ये प्राइस कितना पहुंचा, लगभग 224 225 रुपए के आसपास। कौन सी कैंडल में, यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करता हूँ, कितने, 8 दिसंबर 2025। तो हम एक और ट्रेड लेंगे यहाँ पे, कितने रुपए की, 2,000 रुपए की। यहाँ पे हम बाई करेंगे लगभग 226 के आसपास, 225 रुपए के आसपास। और इसको हम सेल कहाँ पे करेंगे, जहां से ये लास्ट ट्रेड गिरना स्टार्ट हुई थी, कहाँ से, 250 रुपए के आसपास से। तो ये हो गई हमारी 3 ट्रेड, ये थी हमारी लास्ट 3 ट्रेड। उसके बाद भी अगर स्टॉक प्राइस जाता है तो हम वहां पे और ट्रेड वहां पे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, है ना। अब इस चीज को देखते हैं थोड़ा, फर्स्ट ट्रेड है जो मेन ट्रेड है वो हमारी चल रही है,
सेकंड ट्रेड है वो भी हमारी चल रही है, और थर्ड ट्रेड है वो भी हमारी चल रही है। अब जो थर्ड ट्रेड है, जो हमने लास्ट वाली ट्रेड ली थी, इसने हमें जो 2,000 रुपये लगाए थे, इसने हमारा रिटर्न कितने दिन में कितना दिया? 63 डेज, 63 दिन में 11% का रिटर्न हमें यहाँ पे दिया। अब इस ट्रेड को कर देंगे हम क्लोज, तो इसलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, है ना। ये नंबर भी मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब हमारे पास ओनली कितनी ट्रेड है? 2 ट्रेड है। अब कितने तारीख को? 12 फरवरी 2026 को हमारी जो सेकंड ट्रेड थी, इसने भी हमें रिटर्न दे दिया। कितने दिन में? 100 दिन, लगभग 3.5 महीने में हमें रिटर्न दे दिया 12% का, है ना। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा हम जब कैलकुलेशन समझेंगे तो वहां पे हमारे इजी हो गया, है ना। अब थर्ड ट्रेड का भी टारगेट हमारा अचीव हो गया, सेकंड का भी हो गया, और फर्स्ट हमारी चल रही है। अब ये मान लो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की बजाय दोबारा से नीचे चलना स्टार्ट हो गया, एक स्विंग हाई बना गया। मान लो ये 280 था, यहाँ पे 280 कैसी बनाया दोबारा से, स्टॉक प्राइस दोबारा गिरना स्टार्ट हो गया, और दोबारा यहाँ पे 11% चला जाता है। फर्स्ट वाली जो एवरेज ट्रेड है, जिसको ट्रेड नंबर 2 का नाम हम दे रहे हैं, वहां पे वो 10 से 11% के बीच में होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। मान लो 11% पे हमने यहाँ पे ले लिया, है ना, और ये हमारा टारगेट कहाँ पे आएगा? जहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था। मान लो 280 रुपये 40 पैसे से गिरना स्टार्ट हुआ था, तो वहां तक ये ट्रेड हमारी जाएगी। इसमें हमारा रिटर्न कितना आता है? 43 डेज, 12% रिटर्न हमारा आता है। अब ये चीज हम देखते हैं कि उसके बाद, क्योंकि हालांकि हमने जो पहले वाली ट्रेड ले रखी थी, वो जो सेकंड और थर्ड ट्रेड थी, उन्होंने हमें ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया था, तो उसके बाद हम 2 ट्रेड और ले सकते हैं। अब मान लो सेकंड ट्रेड चल रही है हमारी, थर्ड भी चल रही है, और टारगेट किसी का भी पूरा नहीं होगा यहाँ पे, तो उसके बाद स्टॉक प्राइस डाउन जाता है, तो वहां पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब ये मान लो यहाँ पे 10% हो गया हमारा, है ना। तो ये हमारा कितने दिन में 11% रिटर्न आया था? लगभग 21 दिन में, 1 महीना भी नहीं लगा। अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो 12 ट्रेडिंग सेशन में ये हमारा 11% रिटर्न आ गया था। अब हमारा टारगेट क्या था यहाँ पे? थोड़ा सा हम टारगेट की बात करते हैं। ये था हमारा टारगेट लगभग 340 के आसपास। यहाँ पे एक एवरेज ट्रेड और हमें मिल गई। कौन सी वाली? ये वाली। ये कितने दिन में पूरा हुआ हमारा टारगेट? लगभग 6-7 दिन में, 7 ट्रेडिंग सेशन में ये हमारा रिटर्न मिल गया। कितना? 11 दिन में 11%। अगर ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 6 दिन में 11% का रिटर्न। अब इस चीज को नोट करना, और ये चीज ध्यान में भी रहनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी ट्रेड हम ले सकते हैं? मैक्सिमम हम ले सकते हैं किसी भी स्टॉक में 3 ट्रेड। वो ट्रेड हम कब तक ले सकते हैं? कि जब तक हमारा टारगेट, मेन टारगेट है, वो अचीव ना हो जाए। अब जैसे कितने तारीख को? 8 मई 2026 को हमारा मेन ट्रेड का टारगेट है वो हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, तो उसके बाद हम पूरी ट्रेड हमारी यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। अब मान लो फर्स्ट जो ट्रेड थी हमारी, मेन ट्रेड जिसको बोलते हैं, मुख्य ट्रेड, ये इसका टारगेट पूरे होने से पहले, या इसका पूरा टारगेट पूरा होने तक जितनी एवरेज ट्रेड हमें मिलेंगे, वो हम करते रहेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक तो यहाँ पे बाई किया होता, और ये यहाँ पे सेल किया होता, ये मेन ट्रेड हमें कितना रिटर्न देती? 193 डेज, 24% रिटर्न, है ना। 24 यहाँ पे एक है। अगर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया होता, फिर 11% एक, 11 22%, 11 33, 11 चौक 44, और 11 पंजे 55%, तो हमारा एवरेज ट्रेड में यहाँ पे हमें रिटर्न मिल गया 55 + 24। तो ये हमारा कितना आता है? 55 + 24, 79% रिटर्न हमें एक स्टॉक ने रिटर्न दे दिया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माना जाता है।
ना केवल माना जाता है बल्कि होगा भी। अब ये मान लें हम कि मान लो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट नहीं किया और उससे पहले यहीं पे कहीं पे हमने ये ट्रेड ले ली थी, तो ये हमें रिटर्न कितना मिला? मान लो 238 दिन, 240 दिन मान सकते हैं, 8 महीने में हमें कितना मिला? लगभग 60% का रिटर्न। तो 11, 22, 33, 44, 55, ये कितना आएगा? 55 प्लस 60%, तो ये हमारा आता है 115% का रिटर्न एक सिंगल स्टॉक में। मतलब हमारी कैपिटल डबल हो रही है कितने दिन में? 8 महीने में। अब ये चीज मैं आपको समझा क्यों रहा हूँ एवरेज ट्रेड का। एक तो हमारे रिटर्न यहाँ पे बेहतरीन होते जाएंगे, ये चीज हमने समझ ली। अब इस चीज का फर्क क्या पड़ता है? अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें यहाँ पे, तो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। मान लो हम 26% की CAGR से पैसा कमाते हैं, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो वो पैसा हमारा होता है 10 गुना, है ना? अब मान लो इसी 26% की CAGR से हम पैसा कमाते हैं कितने साल के? लगातार इसको रोटेट करते हैं कंपाउंडिंग के साथ, कितने साल तक? 30 साल तक रोटेट करते हैं, तो ये हमारा पैसा बनता है कितना? 1025 गुना। अब थोड़ा सा मैं इस चीज को बढ़ा देता हूँ। अब मान लो हम एनुअल जो CAGR है वो हम मेंटेन करके चलते हैं 30% की, कितने साल तक? 30 साल तक। कितना बनता है? 2619 गुना। अगर 2619 को मान लो हमने यहाँ पे 1 लाख से ट्रेड करना स्टार्ट किया था, हमारी जो इनिशियल कैपिटल थी वो थी हमारी 1 लाख, तो ये हमारा नंबर कितना आता है? 26 करोड़ 19 लाख 99 हजार 564। अगर हम 30 साल तक 30% की CAGR तक जाते हैं तो कितना है ये? 26 करोड़ 19 लाख 99 हजार 564। अगर वहीं पे हम 26% की CAGR के साथ करते हैं तो ये हमारा आ रहा था लगभग 1025 गुना। इसको मान लो हम कितने के साथ कर रहे हैं? 1025, और हमारी शुरुआती कैपिटल कितनी थी? 1 लाख रुपए। तो ये हमारा कितना आ रहा था? 10 करोड़ 25 लाख, है ना? और ये नंबर वहां पे कितना आ रहा था? 1 मिनट, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं हम थोड़ा सा। 1.30 CAGR कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। तो ये हमारा नंबर आ रहा था 2619 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। तो ये नंबर निकल के आ रहा था हमारा 26 करोड़ 19 लाख 99 हजार 564। एक बार थोड़ा मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे। 26 करोड़ 19 लाख 99 हजार, है ना? और इस चीज को हम 26% से लेके चलते हैं जब, और 30 साल तक हम इस चीज को करते हैं, तो ये हमारा पैसा कितना बन रहा है? 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा था? 10 करोड़ 25 लाख। कहाँ पे? तो 26 करोड़ 19 लाख हमारा पैसा बन रहा है, और कहाँ पे? ये ओनली 4% का। आप अगर यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि 26% और 30% में ज्यादा कोई अंतर है नहीं, 4% का रिटर्न आता है। लेकिन जब हम लंबे टाइम पीरियड तक ट्रेड करने की बात करते हैं, लंबे टाइम पीरियड तक हमें बाजार में टिके रहते हैं और वेल्थ जनरेट करने की बात होते हैं, तो यहाँ पे ये इतना खासा फर्क पड़ता है। कितने का? लगभग 15.5 करोड़ रुपए का। अब ये चीज समझ सकते हैं कि 15 करोड़ का डिफरेंस कितना बड़ा डिफरेंस होता है यहाँ पे। लोगों के लिए 10,000, 5,000, 200, 400 रुपए एक सैलरी में हाइक करवाना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है यहाँ पे। और 30 साल में अगर हम कंपाउंडिंग
26% की बजाय 30% तक करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक वेल्थ जो जनरेट करते हैं उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस पैदा हो जाता है यहाँ पे। इसलिए मैंने आज की वीडियो में आपको ये सिखाया है कि हम यहाँ पे अपना जो एनुअल रिटर्न है, जो CAGR है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हैं। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों का किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी पॉइंट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, जो सॉरी, हाँ, व्हाट्सएप नंबर पे आप जो मैं भी दे रहा हूँ, 9001095400। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो यूट्यूब है यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।